स्टूडेंट्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। दिस इज दीपांशी मैम। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि हम फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके थे, तो हम एक बार क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि वो कैसा होता है। ठीक है, और ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का भी पार्ट है और ये साथ साथ फोटोसिंथेसिस का भी पार्ट है और नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि हर साल इससे एक आध क्वेश्चन आराम से दिख जाते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, क्लोरोप्लास्ट का ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। ठीक है, अब ये डायग्राम जो एनसीईआरटी ने दिया है, ये इस इमेज को दिखा कर भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि कौन सा क्या चीज है। अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे देखो इन्होंने बताया है कि ये जो स्पेस है, ये जो यहाँ पे जगह है, ये जितना भी स्पेस है बेटा, ये जो ग्रीन से दिखाया है वो सब स्ट्रोमा है, वो सारा स्पेस स्ट्रोमा है। अब हम जब बचपन में वो सिक्के रख के ऐसे 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 बनाते थे ना, तो वो जो सिक्के रख के बनाते थे बिल्कुल वैसे सिक्के, पाइल ऑफ कॉइन जिसको कहते हैं, उसकी तरह का स्ट्रक्चर क्या दिखता है, वो होता है बेसिकली आपका ग्रैना या ग्रैनम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख रहे हो ऐसे ही सिक्के की तरह स्ट्रक्चर है, ऐसे सिक्के की तरह, ऐसे 10-10 की कॉइन लेके जमा करके देखना, बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अब क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, देखो एक बाहर की मेम्ब्रेन हमें दिख रही है आउटर वाली, और एक इनर वाली मेम्ब्रेन हमें दिख रही है। अच्छा, इस सिक्के, ये पाइल ऑफ कॉइन को हम क्या कहते हैं बेटा? ग्रैनम कहते हैं। अच्छा मैम, ये काम क्या करता है, इसका काम क्या है? तो देखो इसका काम बताती हूँ मैं। ठीक है, इसका रोल भी डिस्कस करेंगे हम। तो देखो बेटा, हमने बोला कि ग्रैनम क्या होता है, तो देखो ग्रैनम वो जगह है जो बहुत सारे थैलेकॉइड, ये एक जो एक सिक्का है ना, इसको हमने थैलेकॉइड बोला। ठीक है, और ये दूसरे तीसरे सारे थैलेकॉइड है। जब बहुत सारे थैलेकॉइड एक साथ जुड़ के ऐसे पाइल बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रैना या ग्रैनम। ठीक है, ग्रैनम या फिर ग्रैना कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। और एक को क्या बोलते हैं बेटा? एक को बोलते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, थाइलाकॉइड कहते हैं। देखो यहाँ पे दिया भी है थाइलाकॉइड, एक को इसने थाइलाकॉइड कहा। जब ऐसे ही बहुत सारे आए तो इसको हमने ग्रैनम कह दिया। अच्छा, ये ग्रैनम आपस में जुड़े हुए भी है, ये भी हमें दिख रहे हैं, आपस में कनेक्टेड भी है। तो दो ग्रैनुल के बीच जैसे कि कंपटीशन होता है तो हम कहते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन, उसी तरह दो ग्रैनम के बीच में अगर कोई अटैचमेंट है तो हम क्या कहेंगे? इंटर ग्रैनल थैलेकॉइड। मतलब ये भी थैलेकॉइड है पर ये दो ग्रैना को जोड़ने वाली थैलेकॉइड है। ओके, तो ये हो जाएगा इंटर ग्रैनल थैलेकॉइड, जो एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है। तो स्ट्रोमा लैमेली का एक और नाम है, वो है इंटर ग्रैनल थाइलेकॉइड। ये समझ में आ गया? इंटरग्रैनल थाइलेकॉइड भी कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली को, उसका दूसरा नाम है स्ट्रोमा लैमेली। अब ये नाम समझ में आ गया, इसका मतलब क्या था? अरे एनसीईआरटी चीजों को मुश्किल बना देती है और इसको समझाने के लिए परित्राण की फैकल्टीज है आपके लिए, तो इसीलिए एनसीईआरटी की जो चीजें हैं उसको सिंपलर वर्ड में तोड़ने के लिए हम आपके साथ हैं। अब देखो ये वाली चीज लिखती तो आपको समझ में आसानी से आता, तो उन्होंने स्ट्रोमा लैमेली लिखा है। अब स्ट्रोमा लैमेली स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, हो सकता है कि आप ये भूल भी जाओ, कंफ्यूजन भी हो जाए। तो ठीक है, इसका दूसरा नाम भी पढ़ लिया हमने। अब एग्जाम में दो नाम है, हम दोनों नहीं भूलेंगे, है कि नहीं? अब देखो क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है बेटा? एरियल पार्ट में होता है और ग्रीन पार्ट में होता है। एरियल क्यों लिखा है मैंने? अच्छा, क्या रूट में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता? मुझे बताओ, रूट ग्रीन कलर की होती है? नहीं होती है मैम। क्यों नहीं होती है रूट ग्रीन कलर की? आपने पढ़ा होगा प्लास्टिड तीन तरह का होता है, एक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है। आपने कभी चने को रखा है पानी में? अब कुछ टाइम के लिए उसको फिर कपड़े से बांध के रख देते हैं, और उसके बाद जब उसको रखने के बाद आप देखते हो तो उसमें से आपको व्हाइट व्हाइट अंकुरित चना, जैसे हम स्प्राउट्स कहते हैं, वो निकल के आता है। अच्छा, वो ग्रीन कलर का क्यों नहीं होता, व्हाइट कलर का क्यों होता है? जब हम उसे प्लांट करेंगे, ठीक है, तो वो पार्ट एरियल में नहीं रहेगा, हवा में नहीं रहेगा, वो पार्ट नीचे जमीन के अंदर जाएगा बेटा। ये आपका ग्राम सीड है और ये व्हाइट कलर का इसमें स्प्राउट्स निकला, तो बेटा इसको आप लगाओगे ना मिट्टी में, ये ऐसे जाएगा ना, तब यहाँ से पूरा पेड़ वेड़ उगेगा, पूरा पेड़ वेड़ ऐसे करके उगेगा। तो ये समझो आप कि जो एरियल पार्ट में होगा वो ग्रीन वाला होगा। ठीक है, और ग्रीन और फिर वहां से बेसिकली बनता है, यानी कि रूट में जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड है, एंड कलरलेस प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर?
अब देखो साइज कितना होता है, 5 से 10 माइक्रोमीटर तक साइज होता है बेटा। 1 माइक्रोमीटर क्या हो जाता है, 10 का पावर -6 मीटर। क्लियर है। अब क्योंकि एक चीज केमिस्ट्री बायो फिजिक्स हर जगह काम आएगी तो इसको आप याद रखना। ठीक है, एक नैनोमीटर भी होता है, 1 एंगस्ट्रॉम भी होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम और 1 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर, और एंगस्ट्रॉम हो जाता है 10 टू द पावर -10 मीटर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप याद रखो। ठीक है। अब देखो इसका शेप कैसा होता है, लेंस शेप हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। तो ये देखो लेंस के शेप का है ना, ये थोड़ा सा लेंस के शेप का है, ऐसे टाइप का है थोड़ा सा, है ना। चश्मा का जो होता है लेंस का शेप होता है। अच्छा ये इसका नंबर 1 मेसोफिल सेल, बेटा मेसोफिल सेल तो लीफ में पाई जाती है ना। ये हमने पढ़ा है ना जब हम फोटोसिंथेसिस C3 C4 प्लांट पढ़ रहे थे। तो ये मेसोफिल सेल में, एक मेसोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मैं एक सेल की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट बेटा, अब देखो ये है सिंपल सा, इसमें हमने कोई भी अभी तक लेबलिंग नहीं किया। मैंने सोचा लेबलिंग मैं आपके सामने करूंगी। तो देखो बेटा मैंने कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने 2 डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि हमें पता है क्लोरोप्लास्ट क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो देखो इसका नाम अभी पढ़ा हमने, इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड। इसको हम कहते हैं बेटा थाइलाकॉइड। इस पूरे को कहते हैं बेटा ग्रेना। बाहर वाला हो गया बेटा आउटर मेम्ब्रेन, है ना। इसका एक और नाम है बेटा स्ट्रोमा लैमेली। समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं, मैक्सिमम आपको समझने में बहुत आसानी होगी बेटा। ये राइबोसोम है, क्या है, राइबोसोम। अरे हमने तो राइबोसोम ऐसा देखा है कि ये ऐसा और ऐसा होता है, अटैच्ड होता है। बेटा राइबोसोम एक साथ, उसकी बड़ी और छोटी यूनिट एक साथ तभी जुड़ती है जब उसको प्रोटीन बनाना होता है। ऐसे वो बिखरी हुई रहती है। ठीक है, चाहे वो साइटोप्लाज्म में हो, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनल में हो। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अपना राइबोसोम है, सेमी ऑटोनॉमस होता है ना, क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस होता है। तो देखो बेटा जब इसको प्रोटीन बनाना होगा ना तभी ये जुड़ेगी। ठीक है, तो ये राइबोसोम है। तो आपको पता है कि बेटा 70S राइबोसोम होता है ना, और एक होता है 80S। यूकैरियोट्स में 80S होता है। 80S की सब यूनिट क्या होती है, 60S और 40S। और इसकी क्या होती है बेटा, 50 और 30S होती है ना, 50S और 30S, याद करो यही होती है ना। अब देखो तो यानी ये 50S वाला हो गया और ये 40S वाला हो गया, सॉरी 30S वाला हो गया, 50 और 30S। यानी कि लार्जर और ये स्मॉलर सब यूनिट बिखरे रहते हैं, जब प्रोटीन बनाना होता है तब जुड़ते हैं। कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है, ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। बेटा डीएनए तो आपने पढ़ा होगा, नीट वाले जितने बच्चे हैं ऐसा होता है ना। तो ये ऐसा गोल कैसे हो गया, ये तो बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखो ये कैसे ऐसे कैसे हो जाता है, इसी को समझाती हूँ। ये ऐसे ऐसे हुआ, अब ये देखो बन गया डीएनए। तो ये डीएनए पूरी तरह से लॉक्ड है बेटा। ठीक है, और इसमें कोई एक पार्ट होगा जहां से ये खुलती है, उसको ओराई कहते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और सर्कुलर डीएनए में एक ही दिखती है हमें। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये है बेटा हमारा डबल स्ट्रैंडेड, डबल डबल स्ट्रैंड दिख रहा है ना कैसे है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, और एक ही प्रेजेंट है ना, इसीलिए हम इसको कहते हैं सिंगल। सिंगल सिर्फ एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गई बात, राइबोसोम हो गया। अच्छा मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये आउटर मेम्ब्रेन में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं पोरिन्स। अब पोरिन्स के अंदर से कुछ प्रोटीन आता जाता है, क्योंकि देखो सेमी ऑटोनॉमस कहा गया है क्लोरोप्लास्ट को। इसका मतलब है क्लोरोप्लास्ट अपना सारा प्रोटीन खुद नहीं बना सकती, वो न्यूक्लियस पे कुछ प्रोटीन के लिए निर्भर करती है। तो हो सकता है कि अगर 100 प्रोटीन की क्लोरोप्लास्ट को जरूरत है तो 70 वो खुद बनाती है, 30 उसको न्यूक्लियस की हेल्प से लेना पड़ता है ना। तो वो कैसे अंदर आएगी, चीजें चीजें यहीं से अंदर आती है ना। तो ये चीज हो जाती है। ठीक है, एमआरएनए को अंदर आना है तो ये
पोरेंस से अंदर आती है। और बेटा पोरेंस आउटर मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन की ऐसी कोई खास बात नहीं होती। अच्छा, पूरी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन आप पढ़ते हो, वो इसमें होता है। देख लो, मैं पहले बता दे रही हूँ, इसमें होता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस दिस। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट, अब देखो मैंने यहाँ पे बनाया, उसी चीज को मैंने जूम किया है बेटा। अच्छा, मैंने ये भी नहीं बताया आप लोग को, देख लो ये बेटा, ये वाला जो पोर्शन है, जो खाली स्पेस है, इसको तो स्ट्रोमा कह दिया, जहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन यहाँ होता है, यहाँ होता है लाइट रिएक्शन, और यहाँ स्ट्रोमा में होता है बेटा डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट समझ में आ गया, यहाँ लाइट रिएक्शन होगी। और क्योंकि इसको थैलेकॉइड बोलते हैं, थैलेकॉइड बायोलॉजी में जितनी भी खाली स्पेस होती है उसको हम कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। तो यानी ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में चीजें हो रही है। तो बेटा ये देखो मैंने लिखा है ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड, उस एक छोटे से को हमने जूम करके दिखाया है कि क्या होता है। बेटा मैंने ये पढ़ाया है, PS2 के पास क्या होता है, H2O की स्प्लिटिंग होती है, पानी टूटता है ना? पानी टूटता है तो क्या क्या बनता है बेटा, H प्लस बनता है, ऑक्सीजन, याद रख, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑक्सीजन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है और H प्लस रिलीज होता है, H प्लस साथ में इलेक्ट्रॉन भी आता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में प्रोड्यूस होता है, यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी। अब देखो ये H प्लस, यहाँ H प्लस जमा होने लगता है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोवाइड देता है, इसको देता है, इसको देता है, और ये बेटा हो जाता है आपका लाइट रिएक्शन का नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्योंकि साइकिल नहीं बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जब इसको मिल जा रहा है तो इसके बाद ये वापस नहीं लौट रहा है, ये इलेक्ट्रॉन NADP प्लस के पास चला जा रहा है, यानी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए हमने कहा इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब फॉस्फोराइलेशन क्यों बना? इस प्रोसेस के दौरान हमारा ADP से क्या होता है बेटा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ ATP बनता है, मैं लिख रही हूँ साफ साफ हिंदी में। ठीक है, तो ATP बनता है, इसीलिए इसको फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F, ठीक है, ये दोनों हेल्प करता है बेटा। PS2 के साइड ही आपका क्या होता है, NADPH बनता है। ठीक है, तो H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या बना देते हैं, NADPH प्लस H प्लस। ये है रियल इक्वेशन, जो NCERT की समरी में हो सकता है वहां पे मिस्टेक भी किया हुआ है, बट आप यहीं पे बिलीव करो। अब देखो H प्लस, यहाँ पे बेटा प्लास्टोक्विनिन होता है जो हाइड्रोजन कैरियर भी है, मतलब PQH2 हाइड्रोजन ला लाकर यहाँ पे हाइड्रोजन ल्यूमेन में जमा कर देता है। अब कीमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस ये कहती है कि हाइड्रोजन आयन इधर बहुत ज्यादा जमा हो गया है, इसको बाहर निकालो। इसको बाहर निकालने से कुछ होता है क्या? बिल्कुल, इसको बाहर निकालने से बहुत सारी एनर्जी बनेगी, वो एनर्जी कहाँ जाएगी? वो एनर्जी जाएगी कुछ ATP बनने के लिए। ठीक है, अब वो एनर्जी जो होती है ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ के ATP बनता है। तो बेटा देखो बाहर में क्या है, बाहर में स्ट्रोमा है, मतलब ATP किधर बन रही है, स्ट्रोमा के साइड बनती है। ठीक है, मे बी रेड से नहीं दिख रहा होगा, पर ये देखो मैं लिख दी हूँ, ATP किधर बनती है बेटा, स्ट्रोमा के साइड बनती है। अच्छा, इसको बोलते हैं F0, इसको F1, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल कहते हैं इसको। ठीक है, तो जिधर आप हमेशा याद रखना बेटा, ये हेड है, ये वाला हेड पोर्शन है, और हेड जिधर भी होगा ना उसी साइड ATP बनती है। ये एक ट्रिक बता दी मैंने आप लोग को। ठीक है, तो ATP इधर बनती है, सारे H प्लस इधर से इधर आते हैं। अच्छा, H प्लस इधर ज्यादा है तो pH कम होगा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। और इधर बेटा H प्लस कम होते जा रहे हैं, क्योंकि H प्लस ये बनाने में भी तो लग रहा है, इधर देखो ना H प्लस यहाँ यूज भी तो हो रहा है, ये सारे H प्लस यूटिलाइज भी तो हो रहे हैं, और ऊपर से H प्लस जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है उसको PQ लेके भी तो आ रही है। समझ में आ रहा है हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ल्यूमेन में, किस तरह से प्लांट प्रोसेस कर रही है चीजों को। अब देखो ये हो गया H प्लस इतने सारे, अब ये H प्लस यहाँ पे कम हो गए, यानी यहाँ pH ज्यादा है एज कम्पेयर टू ल्यूमेन। क्लियर? तो ये था हमारा क्लोरोप्लास्ट का पूरा टॉपिक, जो हमने बिल्कुल शॉर्ट में कंप्लीट किया है पूरे। अगर मैं बात करूं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और साथ ही साथ हमने फोटोसिंथेसिस को भी लिया है। तो देखो मेम्ब्रेन की बात करूं तो मैंने लिख दिया है आउटर मेम्ब्रेन में पोरेंस होते हैं। बेटा मेम्ब्रेन तो हमेशा किससे बनी रहती है, मेम्ब्रेन हमेशा लिपिड और प्रोटीन से ही बनी रहेगी।
सबकी, दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म है सबकी जो मेम्ब्रेन है सबके पास, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके पास मेम्ब्रेन है, और सबकी मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? सबकी मेम्ब्रेन बनी हुई है लिपिड और प्रोटीन से। मेम्ब्रेन सिस्टम में मैंने लिखा थैलेपॉइड होता है, पिगमेंट्स अटैच होते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया ना कि PS1 PS2, अभी एक बार और बता दूंगी, पाइल ऑफ कॉइन ग्रैनम को बोलते हैं, ये भी बताया। बेटा लाइट रिएक्शन यही हो रहा है। दो तरह के थैलेपॉइड है, ग्रैनल वाले, एक ये वाले बेटा, और एक ये इंटरग्रैनल जो जोड़ते हैं। अच्छा, इसके बाद स्ट्रोमा एक्वस रीजन है जो लिमिट कर रही है इनर मेम्ब्रेन। एंजाइम फॉर डार्क रिएक्शन रूबिस्को कहाँ प्रेजेंट होता है? बेटा स्ट्रोमा में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल होता है, और राइबोसोम 70S का होता है। ठीक है, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट मैंने आपको बता ही दी है। तो ये था। ठीक है, तो अब हम वापस से एक बार डायग्राम पे आते हैं, इस वाले पे। अब इस वाले डायग्राम पे देखो मैं कुछ बना रही हूँ। यहाँ पे बेटा होगा PS2 इस साइड में होता है, और PS1 बेटा होता है इस साइड में, पर यहाँ PS2 नहीं होता, यहाँ सिर्फ होता है PS1। इसीलिए यहाँ पे साइक्लिक हो सकता है, और यहाँ पे बेटा दोनों है, तो यहाँ पे साइक्लिक प्लस नॉन साइक्लिक दोनों फॉस्फोराइलेशन हो सकता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन का टॉपिक था, बट अब ये क्लियर हो गया है। मैंने आपको बता दिया यहाँ सिर्फ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा, और वहां पे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों हो सकता है। सो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही था। थैंक यू सो मच।